तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है पीएचपी। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जल्दी ही आपकी क्लास जो है महाविद्यालय आप लोगों के लिए एक नई क्लास प्रोवाइड कराएगा। ऑफलाइन क्लासेस तो थोड़े दिन बाद स्टार्ट करेंगे पीटीटी के एग्जाम के बाद में, लेकिन अभी हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है पीएचपी, जो आपको दिख रहा होगा पीएचपी। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पीएचपी एक्चुअल में है क्या और इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे अपना उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि पीएचपी पीएचपी में देखो, पी जो है पी, अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका मतलब पीएचपी की फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें पी पहले आ रहा है और एच बीच में आ रहा है और पी फिर लास्ट में आ रहा है, तो हाउ वी कैन से हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसकी फुल फॉर्म कैसे हुई। तो इसको जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जानना पड़ेगा कि भी इसका नाम जो है ये कैसे पड़ा है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पीएचपी है, पीएचपी की अगर मैं बात करूं, इसकी फुल फॉर्म की बात करूं, तो इसको जो स्टार्टिंग में जब बनाया गया था इसका नाम था पर्सनल होम पेज। क्या नाम था इसका? पर्सनल होम पेज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अब आप कहोगे अच्छा अच्छा, अब ये समझ में आया कि हाँ पीएचपी की फुल फॉर्म, अब ये जचने वाली बात है, बिल्कुल अब आपको जच जाएगी। पीएचपी की जो पहले फुल फॉर्म, जब पीएचपी को डेवलप किया गया था तब इसकी फुल फॉर्म थी पर्सनल होम पेज। और बाद में जो है, बाद में काफी सालों के बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके रख दिया गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर इस लैंग्वेज को कब डेवलप डेवलप किया और किसने डेवलप किया, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि पीएचपी वाज डेवलप्ड बाय रेसमस लर्डोर्फ। पीएचपी को जो है वो रेसमस लर्डोर्फ के द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया? रेसमस लर्डोर्फ के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया। और कब डेवलप किया गया? इसको डेवलप किया गया आपके 1994 में। तो आप ये कह सकते हो कि भी पीएचपी की जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होती है और इसका जो पहले नाम था वो क्या था? पर्सनल होम पेज था। पीएचपी को किसने डेवलप किया? पीएचपी को डेवलप किया रेसमस लर्डोर्फ ने। कब डेवलप किया? 1994 के अंदर डेवलप किया। तो हम इतना तो जान गए कि भाई पीएचपी को डेवलप करने वाला कौन है। पीएचपी को डेवलप करने वाला है, सॉरी मैंने इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, रेसमस लर्डोर्फ। पीएचपी को डेवलप करने वाले कौन है? रेसमस लर्डोर्फ है और इसको 1994 में डेवलप किया गया। अच्छा, इसको क्यों डेवलप किया गया? इसको क्यों डेवलप किया गया? इसको डेवलप किया गया वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि पीएचपी का यूज करके आप क्या बनाते हो? पीएचपी का यूज करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। पीएचपी का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? पीएचपी का यूज करके हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो आप ये कहोगे कि सर पीएचपी वेबसाइट जो है, वेबसाइट तो हम एचटीएमएल का यूज करके, एचटीएमएल के साथ स्टाइल सीट का यूज करके, जिसे मैं कास्केडेड स्टाइल सीट भी बोल सकता हूँ, सीएसएस का यूज करके, तो आप वेबसाइट जो है वो एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके भी बना सकते हो। तो फिर पीएचपी की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब वेबसाइट ही बनानी है तो वेबसाइट के लिए तो मैं एचटीएमएल सीख लेता हूँ या सीख लेती हूँ और स्टाइल सीट सीएसएस सीख लेती हूँ। इन दोनों को सीख करके मैं वेबसाइट डिजाइन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो फिर ये पीएचपी की क्या रिक्वायरमेंट है? तो आप ये कहोगे कि जब आप एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके जब वेबसाइट बनाओगे तो वो वेबसाइट कौन सी वेबसाइट कहलाएगी? स्टैटिक वेबसाइट कहलाएगी। इस प्रकार की वेबसाइट बनेगी अगर आप एचटीएमएल और स्टाइल सीट का या सीएसएस, सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडेड स्टाइल सीट, अगर आप एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके वेबसाइट डेवलप करते हो तो जो वेबसाइट बनेगी वो किस प्रकार की वेबसाइट होगी? स्टैटिक वेबसाइट होगी। अच्छा, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं कि वेबसाइट जो है वो दो टाइप की होती है। कितने टाइप की वेबसाइट होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट। फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेबसाइट and second one is dynamic website.
So we can classify the website into two category. First one is static website and second one is dynamic website. Okay. So मैंने अभी already discuss किया कि if you want to create a static website, then you need to learn HTML and style sheet. HTML and style sheet. By using HTML and style sheet, or we can say that by using the HTML and CSS, we can create a static website. Then what about the dynamic website? What about the dynamic website? If you create dynamic website, then we need to use a server side language. Then we need to use server side language. तो अभी आपने डिस्कस किया कि पीएचपी की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होती है। पीएचपी का जो स्टार्टिंग में जो नाम था वो क्या था? पर्सनल होम पेज था। पीएचपी को किसने डेवलप किया? पीएचपी को रैस्मस लर्डोर्फ ने डेवलप किया। कब डेवलप किया? 1994 में डेवलप किया। पीएचपी का यूज करके हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट तो हम एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके ही बना सकते हैं। तो एचटीएमएल का और सीएसएस का यूज करके हम किस प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं? स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। तो जब वेबसाइट की बात चली तो हमने ये कहा कि वी कैन क्लासिफाइड द वेबसाइट इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकंड वन इज डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वी कैन क्रिएट बाय यूजिंग द एचटीएमएल सीएसएस, और अगर आप थोड़ी और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो एचटीएमएल स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, किसका यूज करके? जावास्क्रिप्ट का यूज करके थोड़ी आप स्टैटिक वेबसाइट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो। बट व्हाट अबाउट द डायनामिक वेबसाइट? डायनामिक वेबसाइट, फुल अट्रैक्टिव वेबसाइट, फुल फीचर्स वेबसाइट अगर आपको डेवलप करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है। सर्वर साइड लैंग्वेज, व्हाट इज सर्वर साइड लैंग्वेज? अभी आपने डिस्कस किया इफ यू वांट टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट देन यू नीड टू लर्न सर्वर साइड लैंग्वेज। देन व्हाट अबाउट द सर्वर साइड लैंग्वेज? The language which programs are run, or we can say that the language which programs we can execute on the server, then that kind of language is called server side language. ऐसी लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम कहां पर एग्जीक्यूट होते हैं? सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, उस प्रकार की लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? सर्वर साइड लैंग्वेज। तो मैं यहां पर बता देता हूं सर्वर साइड लैंग्वेज क्या होती है। A language which programs are executed on server is called server side language. Is called server side language. ऐसी लैंग्वेज जिसके प्रोग्राम कहां पर एग्जीक्यूट होते हैं? सर्वर पर एग्जीक्यूट होते हैं, उन्हें हम सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि सर्वर साइड लैंग्वेज के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो सर्वर साइड लैंग्वेज के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो सर्वर साइड लैंग्वेज के एग्जांपल में जैसे आपकी हो गई जावा। जावा क्या है? जावा क्या है भाई? एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसी तरीके से अगर मैं और बात करूं, दूसरी लैंग्वेजेस की बात करूं, जैसे कि आपकी होगी ASP.NET, एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके C#, सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं PHP, क्या है? सर्वर साइड लैंग्वेज है। ETC ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्वर साइड लैंग्वेज। So if you want to create the dynamic website, then you need to use a server side language. What about the server side language? The language which programs are executed on server is called server side language. The example of server side language like Java, ASP.NET, C#, PHP, etc. So here we can say that PHP is a server side language. PHP, what kind of language? PHP is a server side language. अगर आपको ये कहे कि PHP किस टाइप की लैंग्वेज है तो आप ये कहोगे PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। देन अब तक जो हमने डिस्कस किया है, अब तक जो हमने ऊपर जो बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, उससे हमारे क्या समझ में आ रहा है? उससे हमारे ये समझ में आ रहा है कि व्हाट अबाउट द PHP। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज PHP या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन PHP, देन वी कैन से दैट PHP is a server-side language which is used to develop the dynamic website. This language was developed by Rasmus Lerdorf in 1994, and PHP is a server-side language. I think these all are about the PHP introduction. Clear है? Yes or no?
आपको क्लियर है ये? यस और नो, जल्दी बताएं। आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो अब तक हमने ये सीखा है कि भाई पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन कौन सी वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट नहीं, बल्कि डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट वेबसाइट होती है जो अट्रैक्टिव होती है, जो यूजर को क्या लगती है, देखने में अच्छी लगती है, जिसमें आपकी थीम वगैरह जो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, जो वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती रहती है, और भी फुल फीचर्ड वेबसाइट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। तो इस तरीके की वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो हम सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करेंगे। और कौन सी सर्वर साइड लैंग्वेज? वो है पीएचपी। अब अगर यहां पर देखो, मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के नाम लिखे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जावा का नाम लिखा है कि जावा भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ASP.NET भी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, C#, PHP ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो यहां पर अगर मैं कंपेरेटिव स्टडी करूं, जैसे मैं यहां पर कुछ लैंग्वेज की कंपेरेटिव स्टडी करूं कि व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि मैं यहां पर एक लैंग्वेज लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिख दी C#.NET, एक लैंग्वेज लिखता हूं मैं जावा, और एक लिखता हूं मैं PHP। आप सब जानते हो कि जो दुनिया की जो सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वो है फेसबुक, सॉरी, जो वेबसाइट है सोशल वेबसाइट वो है फेसबुक। और फेसबुक को किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग ने बनाया है। किसने बनाया? किस लैंग्वेज का यूज करके बनाया? पीएचपी का यूज करके बनाया। इसका मतलब अगर आप फेसबुक देखते हो और फेसबुक के पेज का यूआरएल देखते हो तो उसमें लास्ट में लिखा होता है .php। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि पीएचपी के अंदर जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होती है, बहुत सारे फोरम का कलेक्शन होती है, और हर पेज का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? .php होता है। तो यहाँ पर फेसबुक को जो पीएचपी में डेवलप किया गया है, तो पीएचपी भी अपने आप में जो वो एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। यहाँ पर मैंने 3 लैंग्वेज के नाम लिखे हैं, 3 सर्वर साइड लैंग्वेज। यहाँ पर मैंने लिखा C#, जावा एंड पीएचपी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन तीनों लैंग्वेजेस की कि दीज व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 लैंग्वेजेस, तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो जैसे सपोज करो कि आपने एक वेबसाइट बनाई, एक वेबसाइट बनाई है, आपने एक वेबसाइट बनाई है C# में, उसी वेबसाइट को बनाया जावा में। देखो ये तीनों जो है वो तीनों से हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो आपने एक वेबसाइट बनाई C#.NET का यूज करके, एक वेबसाइट बनाई जावा का यूज करके, और उसी वेबसाइट को बनाया आपने पीएचपी का यूज करके। अब अगर इनके लोडिंग टाइम की बात करें, लोडिंग टाइम का मतलब है कि जैसे ही आप इस वेबसाइट को रन कराओगे तो सबसे पहले कौन सी वेबसाइट एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहां आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि C# के अंदर जो बनी हुई वेबसाइट है उसका लोडिंग टाइम ज्यादा होगा। लोडिंग टाइम ज्यादा का मतलब है कि अगर आपने कोई वेबसाइट C# के अंदर बनाई है तो उसको एग्जीक्यूट होने में, उसको लोड होने में ज्यादा समय लगेगा। सपोज करो कि एक वेबसाइट जो C# में बनी है उसको लोड होने में 1 मिनट लगता है। अब मैं बात करता हूं जावा को, उसी वेबसाइट को बनाया गया जावा में, तो उस वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो वो C#.NET के कंपेयर में कुछ कम होगा। अगर मान लो उस वेबसाइट को लोड होने में 1 मिनट लगता है, तो जावा में बनाई हुई उसी वेबसाइट को बनाई हुई सॉरी उसी वेबसाइट को लोड होने में कितना समय लगेगा? मान लो सपोज करो 45 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिफरेंस बता दिया कि C#.NET में, जावा में और पीएचपी में आपने एक ही वेबसाइट बनाई है। C#.NET में बनी हुई जो वेबसाइट है वो लोड होने में ज्यादा समय लेती है, जावा में बनी हुई वेबसाइट जो है वो C# के कंपेयर में लोड होने में कम समय लेती है। अब बात करता हूं उसी वेबसाइट को अगर आपने पीएचपी में बनाया, तो पीएचपी एक हल्की फुल्की वेबसाइट सॉरी लैंग्वेज है। पीएचपी क्या है? एक हल्की फुल्की लैंग्वेज है जिसके अंदर आप आसानी से वेबसाइट बना सकते हो, और इस वेबसाइट को लोड होने में सबसे कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया? पीएचपी के सबसे ज्यादा पॉपुलर होने की जो मेन वजह है वो क्या है कि पीएचपी में बनी हुई जो वेबसाइट है वो लोड होने में कम समय लगती है। आप अगर कभी नोटिस करें कि अगर आप फेसबुक को ओपन करते हो तुरंत खुल जाती है। आजकल तो इस फेसबुक का ऐप आता है, आप क्लिक करते हो, क्लिक करते ही क्या हो जाता है, अगर आपका नेट थोड़ा स्लो है तो भी आपकी पीएचपी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये पता चला कि पीएचपी में बनी हुई वेबसाइट जो लोड होने में कम समय लेती है। अगर मैं लोडिंग टाइम की बात करूं, सबसे कम समय किसका है? पीएचपी का। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? जावा का। उसके बाद में तीसरा नंबर क्या होता है? C# का। तो इसका मतलब C#
वे बनी हुई वेबसाइट को लोड होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अगर इन तीनों लैंग्वेज के कंपैरिजन में बात करूं कि सबसे कम समय किस में लगेगा सीखने में, तो पीएचपी जो बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव लैंग्वेज है, इसके जो सिंटेक्स है वो बड़े ही आसान है और आप आसानी से पीएचपी को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। तो इन दोनों लैंग्वेज के अगर कंपैरिजन में मैं कहूं पीएचपी की बात, तो पीएचपी को कोई भी आसानी से सीख सकता है और आसानी से इसमें वेबसाइट डेवलप कर सकता है। लेकिन अगर बात करें सिक्योरिटी की, अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो अगर मान लो आप बैंकिंग वेबसाइट या कोई ट्रांजेक्शन वाली वेबसाइट बना रहे हो, तो ज्यादातर वेबसाइट जो किसमें बनी होती है, जावा में बनी होती है। ज्यादातर वेबसाइटें किसमें बनी होती है, जावा में बनी होती है, क्योंकि जावा जो है मोस्ट पॉपुलर सिक्योर लैंग्वेज है। ठीक है, पीएचपी में भी आप सिक्योरिटी दे सकते हो, लेकिन पीएचपी के अंदर जो है वो उतनी सिक्योरिटी नहीं होगी जितनी जावा के अंदर होती है। क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी इसमें भी दे सकते हैं, लेकिन उतनी सिक्योरिटी आपको नहीं मिल पाएगी जितनी जावा लैंग्वेज में होती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पीएचपी को रेसमस लर्डोर्फ ने 1994 में डेवलप किया गया था। इसका यूज करके हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। इसको सीखना जो है बहुत आसान है, ये लोड होने में कम समय लगती है, और इस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। पीएचपी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट है, चाहे वो क्लास हो, ऑब्जेक्ट हो, एब्स्ट्रैक्शन हो, इनकैप्सुलेशन हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, सारे के सारे जो इनहेरिटेंस हो, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है, वो सारे के सारे जो पीएचपी में यूज किए जा सकते हैं। इसीलिए हम पीएचपी को जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप पीएचपी को अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपके लिए दो चीजों का सीखना जो बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, एक हो गया एचटीएमएल और एक हो गया आपका स्टाइल शीट, सीएसएस। अगर आपको एचटीएमएल के बारे में जानकारी नहीं है और अगर आपको कास्केडेड स्टाइल शीट सीएसएस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको पहले एचटीएमएल और सीएसएस को पहला जान लेना चाहिए। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। एचटीएमएल और सीएसएस को आपने एक बार सीख लिया। हाँ, एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, अगर आप पीएचपी के अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग करना चाहते हो और आप एक अच्छे सक्सेसफुल वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको एक चीज की जानकारी और होनी चाहिए, और वो है डेटाबेस की। इसका मतलब आपको डेटाबेस का जो है वो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सब्जेक्ट है, उसका भी आपको थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर आप तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पीएचपी के अंदर बहुत अच्छा काम कर पाओगे। क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी, इस क्लास को हम कंटिन्यू जो है वो कल करेंगे। तब तक के लिए आप मैंने जितना भी पढ़ाया है उसको जो है इसकी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आपको डाल दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप अपनी क्लास को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।